Hey, welcome you all. Today we are here for discussing our third module of export marketing for TY BCom. थर्ड मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं आज हम लोग और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो देखने वाले हैं। आपका जो थर्ड मॉड्यूल है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 एंड 20 के ऊपर। आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम लोग देखेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होता है और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के क्या हाइलाइट्स है, यानी अल्टीमेटली इस पॉलिसी में क्या बेसिक बातें बताई गई। यू नो वेरी वेल, दिस इज अस्वद शेख। कोई भी डाउट हो, ईमेल आईडी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज एंड व्हेन यू वांट। तो आइए शुरू करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 हाइलाइट्स। दोस्तों, इंडिया में हमेशा से हम लोगों ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश की है। अब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के इंटेंशन से इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा अल्टीमेटली प्लान्स जो है वो पॉलिसीज जो है वो बनाई जाती है और इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय डीजीएफटी। डीजीएफटी स्टैंड फॉर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्या होता है आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो डीजीएफटी है ये अल्टीमेटली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5 सालों के लिए बनाई जाती है। तो हम लोग जो रिसेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 कह लीजिए आप। तो आइए दोस्तों बेसिक डिस्कस करते हैं कि क्या बताया गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अनाउंस्ड ऑन 1 अप्रैल 2015। क्यों अनाउंस किया गया? तो गाइज इसका एम था इंडिया का एक्सपोर्ट डबल करना, इंडिया का एक्सपोर्ट प्रमोट करना और इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेंथ जो है उसका बढ़ाना। इसी इंटेंशन से ये पॉलिसी जो है वो लाया गया था। तो क्या कहा गया? इट एम्स एट नियरली डबलिंग द इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू 900 बिलियन बाय 2020। तो गाइस क्योंकि ये पॉलिसी 5 साल के लिए था, 2015 से 2020 तक के लिए, तो इस पॉलिसी का एम था कि 2020 तक यानी पॉलिसी खत्म होने तक इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इट शुड गेट डबल, वो डबल हो जाना चाहिए एंड इट शुड बी नियर अबाउट 900 बिलियन यूएस डॉलर। 900 बिलियन यूएस डॉलर वो होना चाहिए। अब ऐसा करने के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना जरूरी है। तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के इंटेंशन से आप कह लीजिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स अनाउंस किए। तो देयर वर डिफरेंट इंसेंटिव्स, पॉलिसी मेजर्स बनाए गए जिसके जरिए एक्सपोर्ट को इजी किया जा सके। अगर एक्सपोर्ट इजी होगा, अगर एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव दिए जाएंगे तो डेफिनेटली एक्सपोर्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और तभी जो आपका डिजायर टारगेट है 900 मिलियन का वो अचीव होगा। तो इसीलिए बहुत सारे इंसेंटिव्स जो है वो डिक्लेयर किए गए कह लीजिए आप। अब कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट ने कौन से इंसेंटिव डिक्लेयर किए वो आज हम लोग देखने वाले हैं अंडर द हेड ऑफ हाइलाइट्स ऑफ एफटीपी 2015-20। एफटीपी हाइलाइट 2015-20 के अंदर में हम लोग ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या मेन हाइलाइट्स हैं। अब गाइस इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट होता है नॉर्मली वो 2 कैटेगरी में एक्सपोर्ट होता है। एक होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और दूसरा होता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को मर्केंडाइज एक्सपोर्ट भी कहा जाता है, जिसमें फिजिकल गुड्स लाइक आप कह लीजिए मोबाइल फोन, गोल्ड, स्पाइसेस, कमोडिटीज, सारी चीजें जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है। मशीनरीज वगैरह इसका पार्ट हो सकता है, कैपिटल गुड या कंज्यूमर गुड या एग्रीकल्चर गुड जो भी आप कह लीजिए। तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक स्कीम बनाया गया जिसको नाम दिया गया मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। गाइज ये स्कीम जो था इसके पहले भी मर्केंडाइज को बढ़ाने के लिए कई सारी स्कीम्स बनाई गई थी। ओवरऑल 5 स्कीम्स बनाई गई थी जिसमें आता है फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस मार्केट स्कीम, मार्केट लिंक फोकस प्रोडक्ट स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्कीम एंड वीकेजीयूआई। ये आप कह लीजिए 5 तरह की स्कीम्स थी जो रन हो रही थी ऑलरेडी। 2015 में जब नया एफटीपी आया तो इन 5 पॉलिसीज को कंबाइन किया गया, मर्ज किया गया और एक नया पॉलिसी लाया गया दैट इज MEIS, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो गाइज मर्केंडाइज वर्ड यूज हो गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये जो स्कीम है इसमें मर्केंडाइज एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए काम किया जाता है।
मर्केंडाइज एक्सपोर्ट यानी गुड्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये स्कीम जो है वो बनाई गई थी। अब इस स्कीम के अंडर में बहुत सारे बेनिफिट दिए गए। उनमें से एक बेनिफिट क्या है, क्या कहा गया कि जो एक्सपोर्टर नोटिफाइड गुड्स नोटिफाइड मार्केट में सेल करेगा या एक्सपोर्ट करेगा। अब यहाँ दो वर्ड आता है, नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड मार्केट। देखिए गाइस, जब आप बात करोगे नोटिफाइड गुड्स की, नोटिफाइड गुड्स क्या है, नॉर्मली वो गुड्स जिन्हें गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया है या गवर्नमेंट ने जिन गुड्स को मेंशन किया है। लाइक मान लीजिए गवर्नमेंट ने गरम मसालों को नोटिफाइड गुड्स में रखा है, तो अगर आप नोटिफाइड गुड्स का एक्सपोर्ट करते हो और नोटिफाइड मार्केट में करते हो, लाइक मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा जापान का मार्केट जो है वो नोटिफाइड मार्केट है, तो अगर आप नोटिफाइड गुड्स यानी गरम मसालों को नोटिफाइड मार्केट यानी जापान में अगर एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको 2% से 5% तक आपके एफओबी का, यानी आपका जो प्राइस है, जो भी प्राइस पे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसका 2% से 5% आपको बेनिफिट मिलेगा अंडर द ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप। दोस्तों जो भी वर्ड मैं बता रहा हूँ उसका मीनिंग आप याद रखिए, चाहिए तो लिख कर रखिए। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप क्या होता है, डीसीएस बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है बेनिफिट का मिलता है, जिसको आप अपना टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इंपोर्ट ड्यूटी पे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मान लीजिए कि मैंने 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया नोटिफाइड गुड्स का नोटिफाइड मार्केट में, और इसके लिए मुझे मान लीजिए 5% ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप मिला, तो 100 करोड़ का 5% होता है 5 करोड़। अब अगर मुझे कहीं भी इंपोर्ट ड्यूटी पे करना है, तो वो 5 करोड़ में से मैं इंपोर्ट ड्यूटी पे कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप कह लीजिए कि आपको डीसीएस मिल जाता है, आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप मिल जाता है। अगर आप मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो दोस्तों, तो ही आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, अदरवाइज ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं, इट इज प्रपोज टू गिव हायर लेवल ऑफ रिवॉर्ड अंडर MEIS टू प्रोड्यूस हाई डोमेस्टिक कंटेंट एंड हाई वैल्यू एडिशन कंपेयर टू प्रोडक्ट विथ हाई इम्पोर्ट कंटेंट। गाइस ऐसे प्रोड्यूसर जो डोमेस्टिक कंटेंट यूज करते हैं, लाइक मान लीजिए मैं अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो मैं जो रॉ मटेरियल यूज करता हूँ वो इंडिया का ही है, तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू, मान लीजिए दिव्या भी प्रोडक्ट बना रही है लेकिन दिव्या का जो रॉ मटेरियल है वो अमेरिका से इम्पोर्ट कर रही है। तो जो लोग बाहर से रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करके प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको कम बेनिफिट मिलेगा, जो इंडिया में रहकर इंडिया का रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कहा गया। Similarly, notified goods include agricultural, village industry, and eco-friendly and green product, labor-intensive product, industrial product, high-tech product, pharma product, स्टील प्रोडक्ट। तो अभी जैसे कि आपने कहा नोटिफाइड गुड्स, जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करता है, तो कौन से गुड्स होंगे, तो उसमें सारे गुड्स जो हमने देखे ये सारे गुड्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा टोटल 239 कंट्रीज आर अंडर द नोटिफाइड मार्केट। 239 कंट्रीज है, 239 सिटीज़ आप कह लीजिए, जो यूरोप, यूएसए, कनाडा, अफ्रीका और एशियन और लैटिन अमेरिका से बिलोंग करते हैं। जापान और साउथ कोरिया, ताइवान और चाइना के कुछ मार्केट हैं जिनको नोटिफाइड मार्केट कहा गया है। अगर आप ये नोटिफाइड गुड्स इन नोटिफाइड मार्केट में अगर एक्सपोर्ट करते हो, तो जो मैंने बताया आपको 2 से 5% का जो बेनिफिट है वो आपको मिलने वाला है। तो गाइस इस तरीके से जो भी आपको स्क्रिप मिलता है, आप वो कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए, एक्साइज ड्यूटी पे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। या देखिए और भी कई सारे एडिशनल पॉइंट्स हैं MEIS के ऊपर जो डिस्कस किए हुए हैं। गाइस ये आपके ऊपर है कि आपको उसमें कितने कवर करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि यहाँ पर कहा गया, देखिए MEIS स्क्रिप एंड गुड्स इंपोर्टेड और लोकली प्रोक्योर्ड अगेंस्ट द स्क्रिप आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली ट्रांसफरेबल मतलब जब आप इसको ट्रांसफर करोगे आपको कोई ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स paid in cash or through the debit in scrip is available और सैनवेट क्रेडिट टू ड्रॉबैक। गाइस जो सैनवेट क्रेडिट जो आपको एक्साइज ड्यूटी के टाइम में मिलता है, उसको उस एक्साइज ड्यूटी को पे करने के लिए भी आप ये टर्म जो है वो यूज़ कर सकते हो, बेनिफिट यूज़ कर सकते हो। गाइस MEIS का जो बेनिफिट है ये सेज एरिया में यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी ये बेनिफिट जो है वो दिया जाता है। या अगर आपका फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन है, ये क्या टर्म्स हम लोग आगे देखेंगे,
यहाँ पर अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद में दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्कीम है दोस्तों, अभी तक हमने जो देखा वो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट के लिए था, लेकिन इंडिया से सिर्फ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट होता है ऐसा नहीं है। इंडिया से बहुत भारी मात्रा में सर्विस एक्सपोर्ट होता है। गाइस याद रखने का, इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट से डबल अच्छा परफॉर्म करता है। या एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल वर्ल्ड एक्सपोर्ट में जहां हमारे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन 1.7% है, सर्विस एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन 3.4% है। यानी कि सर्विस सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सर्विस सेक्टर को भी प्रमोट करने के लिए आपने क्या किया, एक स्कीम बनाया जिसका नाम दिया गया सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम गुड्स के लिए, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम फॉर सर्विसेज यू कैन से। तो देखिए क्या कहा गया, इट हैज बीन रिप्लेस SEIS, देखिए सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम हैज बीन रिप्लेस बाय SEIS। पहले इंडिया में सर्विस के लिए सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम हुआ करता था, जिसको चेंज करके SEIS लाया गया। इट अप्लाइज टू सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया इंस्टेड ऑफ इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। गाइस देखिए, जो आपका एस पहले जो सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम था वो सिर्फ इंडियन सर्विस प्रोवाइडर के लिए था। जो आउटसाइडर के सर्विस प्रोवाइडर है, लाइक मान लीजिए अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इंडिया से सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उनको बेनिफिट नहीं मिलता था। इसके लिए बाहर की कंपनीज इंडिया में आकर बिजनेस नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब आपने सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम को कन्वर्ट किया SEIS के साथ में, तो इससे क्या हुआ, इसमें इंडिया में जो कंपनी है उनको बेनिफिट दिया जाने लगा, फिर चाहे वो इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो। इसके अंडर में आप कह लीजिए अलग अलग तरह के रिवॉर्ड डिसाइड किए गए जो नोटिफाइड सर्विस के लिए प्रोवाइड किए जाने लगे। तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी सर्विस नोटिफाइड की गई है, वो सर्विस अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो गाइज उनको ये बेनिफिट्स जो है वो मिल जाएंगे, ऐसा कहा गया। देखिए आप क्या कहा गया, द रेट ऑफ रिवॉर्ड ऑफ बेनिफिट अंडर दिस वाज बेस्ड ऑन द नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न। आप कितना फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हो उसके बेस पर रिवॉर्ड जो है वो डिसाइड किया जाएगा। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो है वो डिसाइड की जाएगी, कहा गया। क्या कहा गया, दिस वुड बी फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड यूज फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ गुड्स। गाइज हालांकि आज अगर आप देखोगे तो नो लॉन्गर बी विथ एक्चुअल यूजर कंडीशन एंड विल नो लॉन्गर बी रेस्ट्रिक्टेड टू यूजेज ऑफ स्क्रिप्ट टाइप्स ऑफ गुड्स। बट देखिए क्या कहा गया कि जो भी आप सर्विस एक्सपोर्ट करोगे, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आप अर्न करोगे, उसके बेस पर आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आप इंपोर्ट के लिए कर सकते हो। कह लीजिए 3 to 5% का आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो है वो मिलेगा। इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर विद मिनिमम NFE का मतलब होता है नेट फॉरेन एक्सचेंज ऑफ 15,000 US डॉलर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट। का क्या कहा गया कि इस स्कीम के अंडर में किसको बेनिफिट मिलेगा, अगर लास्ट ईयर में आपने कम से कम 15,000 US डॉलर का सर्विस सेल किया है तो ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है, अदरवाइज आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। मान लीजिए इफ $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, अगर $1 बराबर है 60 रुपए के, तो 15,000 डॉलर के लिए आप कह लीजिए इट मे बी नियर अबाउट 90 लाख। तो 90 लाख का अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, इन दैट केस आप कह लीजिए कि सॉरी 9 लाख का अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो ही जाकर मुझे ये बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो याद रखिए $15,000 आपको एक्सपोर्ट करना है, तब जाकर आपको इस स्कीम के अंडर में बेनिफिट मिलेगा। अगेन ये बेनिफिट जो है वो सेल्स यूनिट को भी अवेलेबल है। सैंडविच क्रेडिट जैसे एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो लगता है उसको क्लियर करने के लिए आप ये बेनिफिट यूज कर सकते हो। तो गाइज ये था आपका सर्विस स्कीम। याद रखने का, सर्विस स्कीम इज जस्ट लाइक अ मर्केंडाइज स्कीम, ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ वो मर्केंडाइज के लिए है, ये सर्विस के लिए है, इतना आपको याद रखना है। बेटा बोलिए, इसमें कोई डाउट? देखिए ये टर्म्स ऐसे हैं, या वेरी गुड, ये टर्म्स ऐसे हैं कि अगर कोई भी डाउट होगा तो आप बिंदास पूछ लेना, वरना बाद में आपको ये डाउट्स जो है वो डबल हो जाएंगे। आगे बढ़ जाता हूँ मैं थर्ड स्कीम की बात कर रहा हूँ, EPCG स्कीम। देखिए EPCG का मतलब ही होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम। ये जो स्कीम है स्पेशली आप कह लीजिए कैपिटल गुड्स के लिए बनाया गया है। तो इस स्कीम के अंडर में एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ऑफ 6 टाइम ऑफ ड्यूटी सेव इज रिक्वायर्ड टू बी मेट, reduce export obligation।
75% of export obligation in case of local sourcing of capital goods is now prescribed. गाइस क्या कहा गया कि जो आपके एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होते थे, अब यहाँ पर वर्ड आ जाता है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। क्या होता है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन वो समझ लीजिए आप। देखिए दोस्तों, जब भी मैं कोई भी चीज़ का इंपोर्ट करता हूँ, वी नो वेरी वेल इंपोर्ट इज़ हानिकारक, इंपोर्ट इज़ हार्मफुल फॉर द नेशन। तो ऐसे में जब मैं कह लीजिए आपको, जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट मेरा इंपोर्ट एक कंडीशन पे अलाउ करता है कि मुझे जितना मैंने इंपोर्ट किया है उतना एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। तो जितना मैंने इंपोर्ट किया उतना मुझे एक्सपोर्ट करना है, दैट इज माय ऑब्लिगेशन। लेकिन इस स्कीम के अंडर में क्या कहा गया कि अगर आप कैपिटल गुड्स अगर लेकर आते हो, मशीनरी वगैरह अगर आप लेकर आ रहे हो, तो आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 75% कर दिया जाएगा। यानी कह लीजिए आपको अगर पहले मेरा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 1 करोड़ का था तो अब वो 75 लाख का हो जाएगा। Exporter registered with excise authority have an option to furnish an installation certificate confirming receipt of capital goods by a charter engineer। गाइस क्या कहा गया, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो कैपिटल गुड्स मैंने मंगवाया, लाइक मशीनरी मैंने मंगवाया है, उसको इंस्टॉल करवाने के बाद में चार्टर इंजीनियर द्वारा मुझे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मेरा मशीन इंस्टॉल हो गया है, जो मशीन मैंने ऑर्डर किया था वही मशीन है, जितने का ऑर्डर किया था उतना मैंने पेमेंट किया है। इन दैट केस मुझे ये बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट इज नॉर्मली रिक्वायर्ड टू सबमिट विद इन 6 मंथ ऑफ अ कंप्लीशन ऑफ इम्पोर्ट। जब भी मैंने इंपोर्ट कर लिया गाइज, याद रखिए 6 महीनों के अंदर मुझे ये सर्टिफिकेट सबमिट करना है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर चाहे तो इस पीरियड को 12 महीने तक एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो 6 महीनों के अंदर ही मुझे सबमिट करना पड़ता है। याद रखने का, ये कैपिटल गुड्स का स्कीम है। जब आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, यानी कि मशीनरी वगैरह अगर इंपोर्ट कर रहे हो, तो वहाँ ये स्कीम जो है वो आपके लिए यूजफुल है, कहकर चलिए आप। देन उसके बाद में आता है EOU एंड STP स्कीम। दोस्तों EOU का मतलब होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एंड STP का मतलब होता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। मेरी बात ध्यान से सुनने का है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैविंग अ फिजिकल एक्सपोर्ट ऑफ टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट 10 करोड़ आर अलाउड टू फास्ट ट्रैक क्लियरेंस ऑन देयर प्रोक्योरमेंट। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपका जो पैसा आता है उसके बाद में वो पैसा कन्वर्ट होता है आपके एक्चुअल करेंसी में, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो, यानी कि आपका बिजनेस आपने एक्सपोर्ट पर्पस के लिए ही चालू किया है और कम से कम 10 करोड़ का आप एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हो, तो ऐसे केस में आपको फास्ट ट्रैक क्लियरेंस ऑफ देयर प्रोक्योरमेंट का बेनिफिट मिलता है। आपका जो भी प्रोक्योरमेंट है वो आप फास्ट ट्रैक बेस पर गेन कर सकते हो। इतना ही नहीं, यू आर परमिटेड टू सेट अप अ वेयर हाउस फैसिलिटी आउटसाइड द प्रेमाइसेस ऑफ नियर एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट। गाइस क्या कहा गया कि आपको जो भी पोर्ट है, वाटर पोर्ट या एयरपोर्ट, उसके नज़दीक में अपना वेयर हाउस क्रिएट करने का परमिशन मिल जाता है। एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर ऑफ अचीविंग NFE अर्निंग ग्रांटेड। गाइस इतना ही नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो भी फॉरेन एक्सचेंज आप अपने पास में रखते हो वो नॉर्मली आपको रखने का अलाउड नहीं होता है, आप उसको रिटेन करके नहीं रख सकते। और फॉर जो भी पैसा आपका है वो ये कहा जाता है कि जो भी गुड्स मैंने भेजा है 180 डेज में पैसा मेरे देश में आना चाहिए। मैक्सिमम टाइम मेरे पास में 180 डेज का होता है। लेकिन जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है इनके लिए टाइम पीरियड जो है वो 360 डेज का किया गया है। यानी कि ये 1 साल के बाद में भी पैसा अगर चाहें तो 1 साल तक इनका पैसा बाहर रह सकता है। NFE यानी नेट फॉरेन एक्सचेंज ग्रैब करने के लिए कह लीजिए इनको 1 साल का टाइम जो है वो दिया गया है। लेटर ऑफ परमिशन विल हैव इनिशियल वैलिडिटी ऑफ 2 years फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट एंड कमेंसमेंट ऑफ द प्रोडक्शन, फर्दर एक्सटेंशन 1 ईयर। गाइस क्या कहा गया कि देखिए जब मैं EOU के लिए लाइसेंस लेता हूँ तो मुझे 1 साल के अंदर ही उसको इस्टेब्लिश करना पड़ता है। अगर मैंने लाइसेंस ले लिया तो ये परमिशन ले लिया अगर मैंने, तो परमिशन लेने के 1 साल के अंदर मुझे इस्टेब्लिश करना पड़ता है मेरा जो भी कंपनी है वो। लेकिन अगर मैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के लिए लाइसेंस ले रहा हूँ, परमिशन ले रहा हूँ, तो 2 years तक का मुझे टाइम मिल या। तो अगर मान लीजिए कि अगर मैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हूँ तो मुझे 2 साल का टाइम मिल जाता है लेटर ऑफ परमिशन के बाद में भी, और प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए एडिशनल 1 ईयर मिल जाता है। सिमिलरली यूनिट अप्रूवल कमेटी और इंटर मिनिस्ट्रियल स्टैंडिंग कमेटी टू कंसिडर द शेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अमंग द EOU और STP ऑन अ केस टू केस बेसिस रिकमेंडेड बोर्ड ऑफ अप्रूवल
However, sharing of infrastructure facilities between सेज एंड एसटीपी शेल नॉट बी परमिटेड। गाइस क्या कहा गया कि इतना ही नहीं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ईओयू को दिया गया है, ईओयू वो इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के साथ में शेयर कर सकता है। एसटीपी को जो बेनिफिट दिया गया है वो बेनिफिट एसटीपी जो है वो दूसरे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के साथ में शेयर कर सकता है, हालांकि सेज को ये बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा सब्जेक्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ आईएमएससी एंड एसटीपी यूनिट कैन बी सेटअप और अंडरटेकिंग रिकंडीशनिंग, रिपेयर, रीमेकिंग, टेस्टिंग एटसेट्रा फॉर एक्सपोर्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन। गाइस क्या कहा गया कि इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आपको अगर कोई गुड्स वापस से कोई मशीनरी अगर वापस सेटअप करना है, या मान लीजिए अगर आपको उसका मेंटेनेंस करवाना है, उसका रिपेयर करवाना है, ये सारी चीज़ें टेस्टिंग वगैरह आप इस स्कीम के अंडर में करवा सकते हो। बेटा आपको इसमें कोई भी डाउट है तो पूछिए आप लोग। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? तो दोस्तों आप बात करते हैं स्टेटस होल्डर की। स्टेटस होल्डर कौन है वो भी आप समझ लीजिए। जब आप एक्सपोर्ट करते हो और आपका एक्सपोर्ट जब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का हो जाता है तो आपको एक स्टेटस मिलता है एक्सपोर्ट हाउस होने का। अब ये जो एक्सपोर्ट हाउस है इनको स्टार एक्सपोर्ट हाउस कहा जा सकता है, ट्रेडिंग हाउस कहा जा सकता है, स्टार ट्रेडिंग हाउस या प्रीमियर ट्रेड हाउस कहा जा सकता है। पहले इसको 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार हाउस कहा जाता था, लेकिन अभी इनको नाम दे दिया जाएगा। जो 1 स्टार वेरा एक्सपोर्ट हाउस है उनको सिर्फ एक्सपोर्ट हाउस कहा जाता है, 2 स्टार को स्टार एक्सपोर्ट हाउस कहा जाता है, 3 स्टार को ट्रेडिंग हाउस कहा जाता है, 4 स्टार को स्टार ट्रेडिंग हाउस कहा जाता है और 5 स्टार को प्रीमियर ट्रेड हाउसिंग कहा जा सकता है। तो इनके अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट के बेस पर आप कह लीजिए कि कितना एक्सपोर्ट ये करते हैं, उसके बेस पर इनका जो स्टेटस है वो डिसाइडेड होता है, कह लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 3 बिलियन तक का अगर कह लीजिए अगर आप 3 मिलियन US डॉलर का अगर आपका एक्सपोर्ट है पिछले 2 सालों में, तो इन दैट केस आप 1 स्टार हाउस हो। 25 मिलियन तक का है तो आप 2 स्टार वेयर हाउस, 2 स्टार हाउस हो। अगर 100 मिलियन तक है तो 3 स्टार, 5 के लिए 4 स्टार, और अगर 2000 मिलियन US डॉलर का अगर आपका एक्सपोर्ट है पिछले 2 सालों में तो आप 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस हो। ये टॉपिक हम लोग आगे डिटेल में देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप एक्सपोर्ट हाउस हो तो आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट जो है वो मिल जाते हैं, और आप कौन से हाउस में आओगे ये डिपेंड करता है आपके एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बेस में कि आपने कैसे एक्सपोर्ट किया हुआ है। देन क्या कहा गया, देर इज एडिशनल स्कीम विच इज कॉल्ड एज अप्रूव्ड एक्सपोर्टर स्कीम, जिसको सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम भी कहा जाता है। जितने भी स्टेटस होल्डर हैं इनको अल्टीमेटली सेल्फ सर्टिफाइड स्कीम मिला ये अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इंडिया विद अ व्यू टू क्वालिफाइंग द प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड डिफरेंट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। गाइस नॉर्मली अगर एक एक्सपोर्टर है तो उसको ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना पड़ता है, इस बात को दर्शाने के लिए कि गुड्स जो है वो इंडिया से ही जा रहे हैं। लेकिन जो एक्सपोर्ट हाउस हैं, जो बड़े एक्सपोर्टर हैं, अल्टीमेटली उनको किसी भी स्कीम के लिए, प्रेफरेंशियल ट्रेड स्कीम के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कह लीजिए आप, या इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के लिए, या कह लीजिए इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए, किसी भी स्कीम के लिए इनको किसी अथॉरिटी से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहा गया कि ये लोग खुद सर्टिफाई कर सकते हैं कि गुड्स जो है वो इंडिया का ही गुड्स है। तो अल्टीमेटली इनको कह लीजिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के थ्रू या लेटर ऑफ इंटेंट के थ्रू कह लीजिए, इनको अलाउड होता है कि ये खुद का गुड्स को खुद सर्टिफाई कर सकते हैं, सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। बिसाइड दिस न्यू स्कीम जो बनाया गया 2015-20 का, उसमें कहा गया ऑल डॉक्यूमेंट विल बी फाइल ऑनलाइन। तो फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट जो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था इंडिया में, उसको इजी किया गया ऑनलाइन फाइलिंग के थ्रू। डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम प्रोवाइड किया, जिसके अंडर में एक्सपोर्टर हो या इम्पोर्टर हो, कोई भी डॉक्यूमेंट लाइक कह लीजिए सर्टिफिकेट इशूड बाय चार्टेड अकाउंटेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट ये लोग ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। जब कोई सर्टिफिकेट सबमिट किया जाएगा जो चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा दिया जा रहा है, तो साथ में डिजिटल सिग्नेचर जो है वो कंपलसरी है, साथ में इनको डिजिटल सिग्नेचर जो है वो करवाना होगा, आप कह लीजिए। इसके अलावा क्या कहा गया, एज अ मेजर ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लैंडिंग डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट एज अ प्रूफ फॉर नोटिफाइड मार्केट कैन बी डिजिटली अपलोडेड। क्या कहा गया, इसके अलावा काम को और आसान करने के लिए जो भी आप कह लीजिए डॉक्यूमेंट हैं
लैंडिंग डॉक्यूमेंट यानी आपके कंट्री में सामान उतारने के लिए जो डॉक्यूमेंट है उनको भी ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है। एक्सपोर्टर अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री, जो भी बिल ऑफ एंट्री है डिजिटल सिग्नेचर के साथ में ऑनलाइन सबमिट कर दिया जाएगा। जो भी स्टेटस होल्डर है 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार जो भी हैं वो अपने डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी जो है वो सबमिट कर सकते हैं। एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। इसके बाद में गाइज ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ाया गया। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन एक्सपोर्ट आप कह लीजिए। गुड्स जो हैंडलूम प्रोडक्ट कैटेगरी में आते हैं, बुक्स या प्रोडिकल्स की बात कर लीजिए, लेदर, फुटवेयर, टॉयज है, कस्टमाइज फैशन प्रोडक्ट है, ऐसे गुड्स जिनका एफओबी यानी प्राइस 25,000 रुपये से ज़्यादा है कंसाइनमेंट, तो उसके लिए आप कह लीजिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो लगा दिया गया, अवेलेबल किया गया। So they shall be eligible to benefit under FTP. Such goods can be exported in a manual mode through the Foreign Post Office, New Delhi, Mumbai. क्या कहा गया कि ये गुड्स जो है आप ई कॉमर्स के अंडर में इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हो। जो भी पोस्ट है हमारा फॉरेन पोस्ट है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस है न्यू दिल्ली का, उसके ज़रिए आप किसी भी सेक्टर में किसी भी कंट्री में गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। बिसाइड दिस देर इज क्वालिटी कंप्लेन एंड ट्रेड डिस्प्यूट। गाइज अब जब दो कंट्रीज के लोग आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे तो कोई शक नहीं कि उनको बहुत सारा कंप्लेन भी होगा एक दूसरे के साथ में और ट्रेड डिस्प्यूट भी होगा। तो इसीलिए क्या किया गया, अल्टीमेटली जो एक्सपोर्टर है और जो इम्पोर्टर है इनको जो भी कंप्लेन्स हैं, इनके कंप्लेंट्स और ट्रेड डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आप कह लीजिए एक नया चैप्टर जो है वो ऐड किया गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। फॉर रिजॉल्विंग दिस डिस्प्यूट एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, एक कमेटी बनाया गया जिसको कहा गया कमेटी फॉर क्वालिटी कंप्लेन एंड ट्रेड डिस्प्यूट। तो जो भी ट्रेड डिस्प्यूट या कंप्लेन है उसको सॉल्व करने के लिए कमेटी आप कह लीजिए काम करेगा। इस कमेटी के 22 ऑफिसेस हैं, राइट, जो अल्टीमेटली अलग अलग एजेंसी के साथ में लाइक ईपीसी के साथ में, ईआईसी के साथ में मिलकर काम करते हैं। अब ये ईपीसी क्या है, ईआईसी क्या है, ये अपेड़ा क्या है, एफआईईओ क्या है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। आगे इसके ऊपर हम लोग डिटेल में 4th मॉड्यूल में देखने वाले हैं। बिसाइड दी ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम, ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम के अंडर में सिंपली वर्ड्स में क्या कहा गया कि जो भी ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको ड्यूटी एग्जम्पशन होगा। इंपोर्ट अगेंस्ट द एडवांस ऑथराइजेशन शेल बी एलिजिबल, लाइक कह लीजिए कि एडवांस में ही मैं बता दूंगा कि मैं कितना गुड्स जो है वो इम्पोर्ट करने वाला हूँ, सारी बातें पहले ही बता दी जाएगी। जो भी ड्यूटीज़ के ऊपर चार्ज हो रहा है देयर विल बी ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस। कुछ पर्टिकुलर गुड्स ऐसे हैं या कुछ पर्टिकुलर मार्केट ऐसे हैं जहाँ से अगर मैं इंपोर्ट करूँ तो मुझे कोई ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली कैपिटल गुड्स जो है, मशीनरी वगैरह, उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ चार्ज होती थी उसको निकाल दिया गया है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ के जो पेमेंट है उसको एग्जम्प्ट कर दिए गए। कह लीजिए जो जितने भी टैक्सेस लगते थे वो टैक्सेस जो है वो कम कर दिए गए। 33 लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ का लिस्ट बताया गया, ऐसी कंट्रीज़ जो बहुत कम डेवलप है। अगर इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ के साथ में इंडिया ट्रांजैक्शन करेगा तो कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, ऐसा डिसाइड किया गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस आइटम। गाइस डिफेंस आइटम अल्टीमेटली आपके सुरक्षा के लिए हैं, तो जो भी डिफेंस आइटम इंडिया में आएंगे, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड अंडर द एडवांस ऑथराइजेशन इज़ 18 मंथ, यानी कि आप 18 महीनों के लिए एडवांस में ऑथराइज करवा सकते हो अपना इंपोर्ट। जब भी आपको इंपोर्ट करना आप 18 महीनों तक कर सकते हो। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड फॉर द एक्सपोर्ट आइटम्स फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ डिफेंस मिलिट्री स्टोर। नॉर्मली देखिए आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो होता है वो 18 महीनों के लिए होता है, यानी मैंने अगर इंपोर्ट किया है तो 18 महीनों में मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। लेकिन अगर डिफेंस आइटम है, मिलिट्री वगैरह के लिए यूज़ हो रहे हैं तो 24 मंथ का जो पीरियड है उसको किया गया 18 महीनों के ज़रिए, यानी कि यूँ कह लीजिए आप कि 1.5 साल की जगह उसको 2 साल का टाइम किया गया कि 2 साल में आप कभी भी अपना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है वो पूरा कर सकते हो। इस प्रोविज़न की वजह से डिफेंस आइटम का एक्सपोर्ट जो है, टेक्नोलॉजी का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप कह लीजिए ये पूरा निचोड़ था, हाइलाइट्स थे आपके ओवरऑल FTP 2015-2020 का। गाइज इस ईयर हमारा FTP ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर में नया FTP आएगा। यूँ समझ लीजिए कि आप लोग एक हिसाब से लकी हो कि कई सारी बार जो पढ़ा हुआ चीज़ है वही आप पढ़ रहे हो। नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होंगे उनको नया FTP जो है वो पढ़ना पड़ेगा, कह लीजिए आप। तो एक बार आप लोग ये ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई भी डाउट है तो मुझे पूछिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।